चैंपियंस अनसीन के इस एपिसोड में हम आज हैं गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा में। ये अखाड़ा तो एक्चुअली 1940 से ऑपरेशनल है, बट 1974 में जब गुरु प्रेमनाथ जी ने कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीतने के बाद रिटायरमेंट ली, तो उन्होंने इस कम्युनिटी ने उनको बोला कि वो इस अखाड़े की भाग दौड़ संभालें और यंग बच्चों को ग्रूम करें। और सिंस देन विक्रम जी जो उनके बेटे हैं वो इस अखाड़े को हैंडल करते हैं और यहाँ से एशियन गेम्स में मेडल निकले हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल निकले हैं, इंडिया के नेशनल सीनियर चैम्पियंस निकले हैं। यहाँ पे बहुत अमेजिंग बेसिक फैसिलिटीज़ होने के बाद भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं और एक ही विजन है यहाँ पे कि ओलंपिक मेडल को लाना इस अखाड़े से। और आइडिया ये है कि यंग गर्ल्स को यंग एज से लेकर ग्रूम करना, डेवलप करना, दिन रात उनके साथ मेहनत करना और इवेंचुअली उसका आउटकम होगा दैट वी गेट एलीट ऑफ द एलीट, टॉप ऑफ द लाइन रेसलर्स और वो इंडिया का नाम रोशन करें। और आज हम वन विन के ज़रिए इस अखाड़े की एक कवरेज करेंगे, यहाँ पे सुनेंगे इस स्टोरी को और होपफुली वी कैन कंट्रीब्यूट टू द फैक्ट कि यहाँ पे कुछ पैसा मिले और कुछ डोनेशंस आएँ ताकि फैसिलिटीज़ की थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो पाए। हमारा एक बहुत छोटा एंडेवर है, बट थैंक्स टू वन विन हु आर आवर स्पॉन्सर्स फॉर दिस वीडियो दैट वी विल बी एबल टू सपोर्ट दिस कॉज। मेरा नाम विक्रम कुमार है और गुरु प्रेमनाथ अखाड़ा में मैं कोच हूँ और संचालक हूँ इस अखाड़े का। और 2015 से रेगुलर मैंने इस अखाड़े को संभाल रखा है और ज़्यादातर मेरे पास लड़कियाँ महिला पहलवान हैं जो इंटरनेशनल अचीवमेंट है, जिनके पास मेडलिस्ट हैं बच्चे, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स वगैरह के मेडलिस्ट बच्चे मेरे पास पहलवानी करते हैं। विक्रम सर, पहले तो आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने जो यहाँ क्रिएट किया है वो बहुत ही दिल को छूने वाली स्टोरी है। तो पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अपने फादर के बारे में बताएं। जी सर। हिस्ट्री बताएं, अखाड़ा कैसे खुला और फिर हम बात करेंगे आजकल क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको अपने पिताजी के बारे में बताता हूँ। मेरे पिताजी प्रेमनाथ पहलवान 1972 में ओलंपिक के अंदर 4th प्लेस थी और अर्जुन अवार्ड 1972 में ही अर्जुन अवार्ड मिला था मेरे पिताजी को। अभी तो पूरे क्वालिफायर होते हैं। जी जी। तो लास्ट में सिर्फ 10-12 लोग ही आते हैं। हाँ जी। आप अभी बता रहे थे ना उस टाइम क्वालिफायर नहीं थे तो हाँ, बहुत उस टाइम पे क्वालिफाइंग राउंड नहीं हुआ करते थे, तो पूरी की पूरी कंट्रियां उतर कर आती थी। तो मेरे पिताजी के वेट में 108 कंट्रियां थी। 108 कंट्री के अंदर वो लड़ते हुए जब वो सेमीफाइनल में पहुंचे तो वो कह रहे मैं सेमीफाइनल भी जीत ही रहा था। कह रहे लास्ट के सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे, शायद वहाँ पर मेरी किस्मत ने साथ देना मेरा बंद कर दिया। वो जापान वाले ने लास्ट के 10 सेकंड रह गए थे, उसने थोड़ा सा फाउल खेलते हुए अपनी पसली जो थी अपना सर मेरी पसली पर मारा। तो कह रहे मैं बेहोश होकर गिर गया। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो फोटो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे तो मेरे पिताजी बेहोश होकर गिर रहे हैं और मास्टर चंद्रगिराम पहलवान जी उनको पकड़ रहे हैं। तो कह रहे अगर मैं 10 सेकंड भी होश में रह जाता ना और 10 सेकंड काट लेता तो कह रहे मैं फाइनल में पहुंच गया था, चाहे मैं बेशक से फिर बेहोश हो जाता। फिर मेडल तो पक्का ही था। मेरा मेडल पक्का हो गया था। तो 52 के बाद और अभी के रूल होते तभी मेडल पक्का था। तब भी मेडल पक्का था उनका। तो कह रहे शायद उस दौरान में या तो भारत की किस्मत में मेडल नहीं था या मेरी किस्मत में मेडल नहीं था। तो फिर और जब 3rd 4th की भी हुआ करती थी तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। कह रहे जब मैं 4th आया तो इसी उनकी अचीवमेंट के ऊपर भारत सरकार ने 1972 में उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया था। और फिर 1974 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेरे पिताजी ने फिर गोल्ड दिया। उसके बाद उन्होंने संन्यास रिटायरमेंट ले ली।
तो फिर ये अखाड़ा कब शुरू हुआ? ये अखाड़ा वैसे तो बहुत पुराना है, बताते हैं कि 1948-49 में इसको चालू करा गया अच्छा। था। ये मतलब समाज के जो लोग थे, हमारे सोनकर समाज के जो लोग थे, उन्होंने नीचे सिर्फ एक वेट लिफ्टिंग सेंटर बना रखा था उस दौरान में जो था। तो 74 में समाज पूरा इकट्ठा होकर मेरे पिताजी के पास गया कि भाई इस अखाड़े की भागदौड़ अब आप संभालो। आपको मालूम। तो मेरे पिताजी ने 74 में इस अखाड़े की भागदौड़ संभाली तो थी। ये जो लैंड है वैसे म्यूनिसिपल समझ लो, एक जैसे मोहल्ले का। हाँ जी, एक सामाजिक जगह थी। 99 में धीरे धीरे मेरे पिताजी ने अपने दोस्तों यारों से बात करके थोड़ी डोनेशन वगैरह लेकर स्ट्रक्चर बनाया। हाँ, स्ट्रक्चर बनाया। 99 के अंदर ये बिल्डिंग तैयार हुई कि नीचे मिट्टी का, ऊपर मिट्टी, ऊपर मैट, ताकि का, और उससे ऊपर बच्चों के रहने का उन्होंने वो अभी है। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये उन्होंने स्टार्टिंग करी थी इस पहलवान की। फिर उन्होंने अपने दौरान में अपनी कोचिंग के अंदर बहुत अच्छे पहलवान निकाले थे। उस टाइम के इंटरनेशनल नेशनल लेवल के रहे। 2004 में जो अपना एथेंस ओलंपिक हुआ था, ग्रीको रोमन में एक ही लड़का गया था इंडिया से, मुकेश खत्री। वो हमारे अखाड़े का लड़का था, हमारे पिताजी का स्टूडेंट कह सकते हैं आप उसको, इस अखाड़े का था। उसके बाद फिर हमारे पिताजी ने फोकस करा कि भाई नहीं, लड़कियां भी हमारी कुछ कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा, मेरे को भी थोड़ा अप्रिशिएट करा कि नहीं भाई, तो लड़कियां भी हमारे देश के मेडल दे सकती हैं। तो मेडल ही वाली बात हो गई। तो उन्होंने अपने टाइम में फिर पहले मोहल्ले से 2-4 बच्चों को इकट्ठा करना शुरू करा। अपने पास से उनको कभी बादाम दे देने, वो कर देना, थोड़ा बच्चे इंटरेस्ट बना रहे खेल के अंदर। तो ऐसे ऐसे हमारी लड़कियों की पहलवानी शुरू हुई। हमारे पास दिव्या काकरान है जो अर्जुन अवार्डी भी है 2020 में। वो हमारे पिताजी के पास 8 साल की आई थी। वो आसपास से ही कहीं मोहल्ले से? वो गोकलपुर साइड में रहते थे। तो वो 8 साल की मेरे पिताजी के पास आई, उसको इंटरेस्ट था। तो मेरे पिताजी ने भी 1-2 बार किसी दंगल में उसके बारे में सुना था कि भाई दंगल लड़ती है। वो दंगल गर्ल के नाम से थोड़ी मशहूर थी, छोटी सी बच्ची थी ना। तो वो उसके पिताजी लेकर आए पिताजी के पास कि भाई ये लड़की आपने ट्रेंड करवाओ, आपके उसमें रहेगी। तो मेरे पिताजी ने, जिसको कहते हैं ना एक पारखी नज़र होना, उन्होंने देखते क्या थे, ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी। फिर उसको ट्रेंड करना शुरू करा, हम भी सपोर्ट करते थे। और उसने, आपको एक स्टोरी ये भी बताऊं कि वो ये आप मेडल भी देखेंगे ना, जो उसका पहला एशिया कैडेट का मेडल टंग रहा है, वो उधर फाइनल खेल रही थी और इधर मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। ये 2015 में? 2015 में। तो उसको हमने बताया नहीं इस बारे में। तो फाइनल से पहले उसका फ़ोन आया मेरे पास कि सर मैं फाइनल में। तो मैं ठीक है बेटा, वो पहले जी तेरे को टीवी पे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे नहीं जी, वो तो यहाँ पर बैठे थे, मुझे दिखा। मैंने कहा कोई, उसका गोल्ड आया। उसके गोल्ड ले आया वहाँ पे? गोल्ड लिया उसने। इसके बाद उसको पता चला, फिर उसने अपना मेडल लाके गुरुजी को समर्पित किया था। आज वही लड़की अर्जुन अवार्डी भी है, एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ की मेडलिस्ट। 15 में मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं खुद भी एक कोच था और मैं इंडिया टीम को भी लीड करता था। 2011 से लेकर 2015 तक मैं ग्रीको रोमन टीम का, सीनियर टीम का मैं कोच भी था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी थी अपनी और अपना इंडिया टीम भी छोड़ दी थी। फिर मैंने प्रॉपर अपने टाइम को, अखाड़े को टाइम, मेडल जैसे कहते हैं ना, एक तरफ से मेडल आने शुरू हो तो धीरे धीरे बच्चों को और भी इंटरेस्ट बढ़ता है। तो धीरे धीरे मेरे पास 40 से 50 लड़कियाँ पहलवानी करने लग गई थी इस दौरान के अंदर। सारे एज ग्रुप्स की, अलग एज ग्रुप से 8 साल से शुरू करके आपके जो प्रोफेशनल लेवल पे जो 8 साल से लेकर सीनियर लेवल तक के सारे बच्चे आते हैं। तो अब करंट जो बच्चे हैं या जो प्लेयर्स हैं, उसमें आपको लगता है कि कोई ओलंपिक्स में जाने का और ओलंपिक में मेडल जीतने का क्षमता रखते हैं अभी? हाँ बिल्कुल। अभी जैसे करंट के अंदर ही हुआ था, हमारी शिवानी पवार थी 50 किलो की। वैसे वो मध्य प्रदेश की लड़की है, मेरे पास 5-7 साल से मेरे पास ही है वो लड़की। तो अभी वो ट्रायल हुई थी उसकी, तो ट्रायल फाइनल लूज़ कर गई थी विनेश फोगाट के साथ ही। विनेश फोगाट एक अच्छी प्लेयर है। तो ये जो अभी ट्रेनिंग है वो बिल्कुल फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराते कोई हैं। भी आए, अगर आपको उनमें क्षमता दिखती है और अगर लगता है कि ये मेहनत करेंगे, आपके साथ जुड़ के आप उनको आगे बढ़ा सकते हो, तो आप उनको फ्री ट्रेनिंग? बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी खर्चा कैसे निकलता है यहाँ का? मतलब इक्विपमेंट है, बिजली है, हाँ इक्विपमेंट, आप ऊपर बच्चों को रख रहे हो, उनका कुछ थोड़ा बहुत खर्चे और होते होंगे? हाँ जी बिल्कुल। इक्विपमेंट में जैसे हमारा जो अखाड़ा है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ साई से एडॉप्ट भी है।
तो साई हमारे को एक मैट देती है, एक कोच प्रोवाइड कराती है और जिम का सामान देती है हमारे को। तो मशीनें जिम वगैरह तो हमारा वहाँ से हो जाता है। रहा जैसे बिजली पानी वगैरह का कुछ होता है तो जो मेरे यार दोस्त हैं, जो मेरे साथ मतलब पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, जो मतलब मिलजुल के हम फिर लास्ट के अंदर जो भी आता है बिजली का वो आपस में शेयर कर कुरा के हम ऐसे अपना पूरा करते हैं। तो अगर आप माइंड ना करो तो आप ये बता सकते हो कि महीने का कितना खर्चा है अभी? ना करते करते भी सर, अब आपके सामने इतनी बड़ी जगह है, 12 से 15 हज़ार रुपये तो बिजली का बिल ही मान के चल लो आप, लगता है। और इसके अलावा जैसे कोई चीज़ फूड मेंटेनेंस मंगानी पड़े तो 60, 70, 80 हज़ार तो समझ लो लगभग लग ही जाता है महीने का हमारा। तो ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, कहीं ना कोई रास्ता मिल जाता है। और अभी कोई साई के अलावा कोई सपोर्ट है, कोई कंपनी ने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है हमारे को, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। और हम यही तो कह रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर और हम रिजल्ट देने के बावजूद भी हमारे को कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिली। अगर हमारे को कहीं से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है ना, तो हम तो इससे भी अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जैसे बहुत कोचेज़ हैं जो हर खेल के अंदर मिल जाएंगे, जो सिर्फ इन्हीं कमियों के रहते अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखो हमारे सर, जो मेरा अपना मानना है, हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। अगर आप बाहर की कंट्रियों को आप देखोगे तो वो खिलाड़ियों पे ट्रेनिंग पे इतना खर्च कर देते हैं कि अगर वो मेडल लाते हैं तो उनको मेडल मनी इतनी, प्राइज मनी इतनी नहीं मिलती। हमारे यहाँ उल्टा है। यहाँ गए तो आप भगवान बन गए, लेकिन पहले कुछ नहीं देना, उससे पहले कुछ नहीं देना उस खिलाड़ी को। तो हमारे साथ उल्टा सिस्टम चलता है। तो ये जो प्लेयर्स हैं, अगर वो जब एक्टिवली खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, उसके बाद उनका क्या मतलब, अगर तो यहीं कुछ कमा लिया, गोल्ड मेडल मिल गया तो चलो अच्छी बात है। जी। नहीं तो उसके अलावा क्या तरीका है, कैसे वो अपनी रोजी रोटी भी कैसे कमाएं? कुछ उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या कुछ? हाँ, जैसे कईयों को जो बढ़िया लेवल के प्लेयर होते हैं उनको तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और बाई चांस जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो बेचारे फिर वो अपना काम वगैरह कुछ ना कुछ तो करना ही है, रोजी रोटी के लिए करना ही है, घर पर पहुँचते। तो अब नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है जिसके लिए बड़ी की तैयारी हो रही है? अब सीनियर आने वाला है इस साल। अभी अंडर 23 ख़त्म हुआ है, अंडर 17 का नेशनल ख़त्म हुआ। अंडर 17 में मेरी एक लड़की ने इस बार 2 लड़कियों ने मेडल दिया। अंडर 23 के अंदर मेरी 3 लड़कियां खेली थी, 3 में से एक ने मेडल दिया। लास्ट में अब ये एक स्कूलों की कुश्तियाँ आने वाली हैं, जिसको कहते हैं स्कूल नेशनल की तैयारी हो रही है, और एक सीनियर नेशनल रह गया इस साल का। अभी फ़िलहाल में ही, अभी पिछले महीने में ही मेरी लड़की ने, एक स्टूडेंट है महाराष्ट्र की प्लेयर है, वो अभी फ़िलहाल घर गई हुई है मेडल लेने के बाद। वो वर्ल्ड में से सिल्वर मेडल लेकर आई है। अभी आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी जॉर्डन में, हाँ जी, इंडिया ने चैंपियनशिप, उसमें मेरे सेंटर की भी एक लड़की थी, वो महाराष्ट्र की है, तो वो उसका सिल्वर मेडल आया। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 20 जूनियर लेवल होता है, वाह, तो उसमें उसका सिल्वर मेडल आया। हेलो, माई सेल्फ कृतिष्णा आर्या। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैंने अपना रेसलिंग करियर 2004 में शुरू किया था। 2004 से मैं लगातार कुश्ती से जुड़ी हुई हूँ। मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट्स ली है अपनी। मेरे कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल है। उसके अलावा मैंने जितने भी नेशनल खेले हैं, हर एक नेशनल में मेडल लिया ही है। मैंने अपना कोचिंग करियर 2014 में शुरू किया। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया है, जिस स्कीम्स के तहत ही मैं आज इस अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ। इस अखाड़े से मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। मैंने जो यहाँ देखा है वो मुझे कहीं और देखने को नहीं मिला। जो हार्ड वर्क यहाँ पे प्लेयर्स के लिए किया जाता है, जो इस अखाड़े की सोसाइटी है, जो कमेटी है, जो यहाँ के लीडर कोच साहब है, जो वर्क बच्चों के लिए करते हैं, वो मैंने किसी और सेंटर पे अपने करियर में नहीं देखा। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे एज अ कोच भी काम किया है, मैंने इंडिया टीम के साथ भी काम किया है। इतने हार्ड वर्किंग, इतने डेडिकेटेड कोच मैंने नहीं देखे हैं। इनके पास इतना ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कहें तो, कि बहुत अच्छी फैसिलिटी अपनी तरफ से बच्चों को दे पाएँ। जितना कर पाते हैं मैक्सिमम ये करते हैं, एफर्ट्स करते हैं बच्चों के लिए। इससे बहुत अच्छी अचीवमेंट हर साल हमें देखने को मिलती है। दिल्ली जैसे एरिया में अगर हम गर्ल्स रेसलिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि कुश्ती जो एक खेल है वो गांव से निकल के आने वाला खेल है। इसका ज़्यादातर कल्चर गांव में और मोस्टली हरियाणा में है, लेकिन एक शहर में, शहर के बीच में एक ऐसा सेंटर जहां पे लड़कियों के लिए इतना एफर्ट किया जाता है, एक खुद में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं
ये चाहती हूँ कि इस सेंटर को फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से, और जहाँ भी जो भी लोग खेल को सपोर्ट करना चाहते हैं वो प्लीज़ आए और इस सेंटर को सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छा कर सकें। यहाँ पे जो कमेटी है, जो सोसाइटी है अखाड़े की, वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए यहाँ काम किया जाता है जो एक बहुत गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास ठीक से रहने खाने के लिए चीज़ें नहीं है। उन बच्चों को सपोर्ट करके ये सेंटर इंटरनेशनल लेवल तक लाके खड़ा करता है। तो हमारे साथ दो सुपरस्टार हैं इंडिया की, शिवानी और उन्नति। तो शिवानी, आपसे पहले बात करता हूँ। आप इस बार ओलंपिक से पहले नेशनल के जो ट्रायल्स, ओलंपिक के जो ट्रायल्स थे उसमें फ़ाइनल तक पहुँची, और इतनी सारे लोगों ने इंडिया में जिनको रेसलिंग के बारे में नहीं पता होगा उन सब ने इस बार तो विनेश फोगाट का नाम सुन ही लिया है। तो फाइनल में आपका बाउट था, और अगर वो फाइनल में आप जीते तो आप ओलंपिक्स जाते। और ये हमें दिखा ये कैलिबर इंडिया का कि जो भी रिप्रेजेंट कर रहा था इस वेट कैटेगरी में वो मेडल जीतने की क्षमता रखता था। तो एक तरीके से अगर आपके लेवल के बारे में बात की जाए तो आप एक ओलंपिक लेवल के मेडल जीतने की क्षमता रखते हो आज की डेट में मेरे हिसाब से। तो अब क्या प्लान है अगले 4 साल का, कैसी तैयारी करनी है? डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी कि एक स्टेप पीछे रह गए, लेकिन चलो उसको छोड़ते हैं, आगे की बात करते हैं। LA ओलंपिक्स है, 4 साल हैं, एज आपके साथ है, फैसिलिटीज़ में सर पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। अब क्या प्लान है अगले 4 साल का? अगले 4 साल का पूरा 28 के ओलंपिक के लिए पूरा फोकस है सर। अभी उससे पहले आने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, फिर पहला मेन एशियन गेम्स पे अभी टारगेट है। एशियन गेम्स, ओलंपिक तो है ही है, उससे पहले और भी चीज़ें जो अचीव करनी है। एशियन गेम्स है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। अभी इंडिया में वुमेंस में कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन नहीं है सीनियर में, तो मेरा अभी पहला गोल है कि मुझे वर्ल्ड चैम्पियन बनना है, फिर एशियन गेम्स में गोल्ड लाना है, फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा ओलंपिक का है। तो अभी और कैसी आपकी डे टू डे ट्रेनिंग कैसी रहती है? आपका दिन कैसे शुरू होता है? दिन सर सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, अपना खाना पीना, फ्रेश होना, फिर प्रैक्टिस। कितने बजे प्रैक्टिस शुरू करते हैं? सर प्रैक्टिस अलग अलग दिन के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग है। आउटडोर होता है तो सुबह 6 बजे, इंडोर है तो 6:30 बजे। इस हिसाब से मतलब टाइमिंग अलग अलग है। अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जिम में है, तो उसका टाइमिंग अलग है। जो ट्रेनर देता है उसके हिसाब से टाइमिंग मैनेजमेंट है। मैट का टाइमिंग अलग है, हर चीज़ का टाइमिंग अलग अलग है। बट पूरे दिन यही इसी में निकलता है? हाँ, पूरा दिन बस यही है, खाना पीना, सोना, प्रैक्टिस करना, खाना पीना, सोना, बस। इसके अलावा और कहीं नहीं। मैं तो खाड़े से भी बाहर नहीं जाती हूँ। और यहीं तो आप रहते भी यहीं? हाँ, मैं यहीं रहती हूँ। ऊपर जो रेसिडेंसीज हैं? हाँ। आप कौन सी वेट कैटेगरी में? आप तो 50 kg में हो ना? हाँ सर, मैं 57 में खेलती हूँ। 57 में। तो आप अभी किस लेवल पे खेल चुके हो? कहाँ तक? आप भी इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हो। अभी लास्ट कहाँ पे आप किस लेवल पे खेल रहे हो अभी? सीनियर स्टार्ट हुआ है, सीनियर नेशनल में अभी 3rd आई थी, तो आगे भी सीनियर नेशनल में गोल्ड है। तो आपने कब से शुरू करी? कितने एज में? कैसे आपको ये स्पोर्ट कैसे मिला? आपने कैसे इसको? मेरा फैमिली में ही सब करते थे। मेरे दादाजी, चाचा, पापा सब करते थे। किधर से फैमिली आपकी? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? जी। तो सब लोग एक अच्छे लेवल पे खेलते थे कि मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे कि नेशनल लेवल के थे? अच्छा, सब लोग। तो बचपन से ही आपके तो घर में आपको पटक देते होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा सपोर्ट है मेरे कोच का, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का, मेरे भाई का, सबका फुल सपोर्ट है। तो आप शुरू से ही कितने साल हो गए आपको ट्रेन करते हुए? मेरे को 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो? कैसे, आप भी बताओ कि कैसे दिन ब दिन, जैसे हम तो सही बताऊं कभी कभी जिम जाने का सुबह मूड करता है, अरे यार सो जाओ। आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो? सर हमारे पीछे जो लगे हैं ना, वो हमें डंडा देके उठा देते हैं जबरदस्ती। ये सर हमारे कहाँ गए? पूरी टीम लगी रहती है हमारे पीछे, हमारे घर वाले, कोच, सब कि उठो। मेरे को ऐसा लगता है कि डंडा देने वाली एक अलग बात है, पर अपने दिल में जो मोटिवेशन है वो तो कोई नहीं ला सकता। सर ऐसा होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि जब हम एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप मतलब फर्स्ट आओगे ही आओगे, मतलब आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहे तो कोई पॉलिटिक्स को लेके या फिर कोई ऐसी चीज़ इनसिक्योरिटी को लेकर अगर कोई चीज़ आ जाती है तो वहाँ पर बंदा सबसे ज़्यादा ड्रॉप होता है। मतलब वहाँ से उठना मुश्किल होता है। वहाँ से उठने में चाहे फिर कोचेस हैं, चाहे फैमिली हैं, सब लोग फिर भी बोलते हैं कि हम हैं साथ, लेकिन हमको पता है कि एक पहलवान तैयार करने में पूरा घर खाना पड़ता है। पूरा घर, मतलब ये है कि पूरा घर भूखा रह के और एक खिलाड़ी अगर आपके पास है तो उसका पेट भरते हैं। अगर जैसे कोई और सपोर्ट यहाँ आए अगर फाइनेंशियल, तो क्या चीज़ें हैं जो आप चाहोगे कि यहाँ पे इम्प्रूव हों
जैसे इक्विपमेंट हो गया या कोई डिफरेंट टाइप की कोचिंग हो गई, जिससे आप और इंटरनेशनल लेवल पे और compete कर पाएँ ज़्यादा हम अच्छे? सर कोचिंग को लेकर तो ऐसा है कि कोचिंग हम मतलब कोच साहब है जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न तरीके से भी करवाते हैं। जो नई चीज़ें, पुरानी रेसलिंग और नई रेसलिंग में बहुत फ़र्क है। आज से 2 साल आगे अगर हम जाएंगे तो भी रेसलिंग और भी बदल जाएगी। मतलब समय के साथ साथ वो और ज़्यादा टेक्निकल होती जा रही है। लेकिन ये है कि हमारे मतलब कोच साहब जो हैं टेक्निकल बेस पे काम करते हैं पूरा। फैसिलिटी भी सारी हैं, बस थोड़ा बहुत है कि हमारे यहाँ इसमें एसी नहीं है, थोड़ा एसी का प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे, तो फिर वो थोड़ा भी हाँ वो होता है। कुछ चीज़ें जैसे ठीक होनी चाहिए, वही चीज़ थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है। ये फिर 1974 में इंग्लैंड में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, जब मेरे पिताजी ने अपनी चोट ठीक करके दोबारा मेहनत करी थी। तो उनको क्योंकि उनको एक सपना उनका टूट गया था ओलंपिक का मेडल का, तो फिर उन्होंने पूरी तैयारी करी थी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 1974 में। फिर उसमें गोल्ड लाने के बाद जब मेरे पिताजी ने संन्यास लिया, फिर यहाँ सेवा फिर यहाँ अपने सेवा शुरू कर दी थी अपने। फादर के बारे में तो बात कर रही है और करेंगे भी, पर आप थोड़ा अपना ही बताइए, आप किस लेवल पे खेल चुके हैं? आपने कब खेलनी शुरू करी? उस टाइम तो बड़ी अच्छी बॉडी बना के बैठे थे आप। मैं 2002 तक मैंने रेसलिंग करी है। मैं सीनियर नेशनल लेवल तक का प्लेयर रहा हूँ। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल रहा है, नेशनल्स में भी मेरा मेडल रहा है। उसके बाद ये मेरी जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये सन 2000 की है। इसमें मैं एक हमारा जो मिट्टी का टाइटल होता है दिल्ली केसरी और एक नौशेरवा होता है, तो मैंने सन 2000 में लगातार ये दोनों टाइटल अपने नाम करे थे। नौशेरवा का मतलब होता है कि आपको एक बार मतलब आप लंगोट पहन के मैट चढ़ गए कुश्ती लड़ने के लिए, तो आप 9 जनों से लगातार तो लोग अलग अलग लोग आते रहेंगे। एक को हराया, दूसरा आएगा, दूसरा को हराया, तीसरा, तो लगातार 9 कुश्तियाँ होंगी आपकी। अभी आपका कायदे से तो एक टफ टॉपिक है, लेकिन द्रोणाचार्य भी बनता है आपका, अभी क्या सिचुएशन है थोड़ा बताइए। हाँ, द्रोणाचार्य के लिए देखो सर, हकदार तो मैं अपने आप को मानता हूँ और मैं हूँ भी, क्योंकि मैंने बताया कि शहर की लड़कियों में अर्जुन अवार्डी भी मेरे पास मतलब जो एक द्रोणाचार्य की जो एलिजिबिलिटी होती है वो सारी मैं फुलफिल कर रहा हूँ। मतलब अर्जुन अवार्डी हैं आपके पास, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, एशियन मेडलिस्ट हैं जी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं। एक कोच को क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। हम जो काम अपना कर रहे हैं हम एक सम्मान के लिए तो कर रहे हैं। अगर हमारे को वक्त पे वो सम्मान ही ना मिले तो फिर हमारी मेहनत भी किसी काम की नहीं है, फिर खुद भी अंदर से दिल टूटता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर एक कोच का दिल टूटता है तो उसका असर उसके ट्रेनीज़ के ऊपर भी पड़ता है, उनकी भी ट्रेनिंग कम होने लग जाती है। ये तो चलो हम ठीक है, अपने इस चीज़ को मन में रखकर इन बच्चों को जाहिर नहीं होने देते अपनी प्रॉब्लम्स को, और इनके ऊपर प्रैक्टिस पर पूरा फोकस कराते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार इस चीज़ को देखे, मेरे को ना कहकर और भी बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो हक के हाँ डिजर्विंग है और उनको हक मिलना चाहिए। थोड़ा सा हमारा इनिशिएटिव ये है कि एक तो आपकी स्टोरी लोगों के पास पहुंचे, जी सर, जितने ज़्यादा लोग सुन पाएँ, और दूसरा है कि हमारा टारगेट जरूर ये रहेगा कि एटलीस्ट आपकी 1 साल के खर्चे हम इस वीडियो के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, जो ब्रांड हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनके थ्रू एटलीस्ट 1 साल का खर्चा हम निकालने की पूरी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी अभिभावकों से, माता पिता से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रेसलिंग गेम के साथ जोड़िए, और जितना आपके बच्चे इस गेम के अंदर जुड़ेंगे, बच्चे आपके मानसिक और शारीरिक रूप से तो मजबूत होंगे ही होंगे, और उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और हमारी कुश्ती को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा आप लोगों का जितने से ज़्यादा इस गेम के अंदर आप लोग जुड़ेंगे। तो कभी कभी तो हमें जो लोग ऑफिस में काम करते हैं ना, हम जैसे लोग, शर्म आ जाती है कि आप लोग अपनी पूरी जान जिंदगी कर रहे हो, और जब आप मेडल जीतोगे तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे उतना ही जितना आप हो गए। तो आपको दोनों को बहुत बहुत थैंक यू है, और आपको मतलब दिल से गुड लक। और डेफिनेटली हमारा यही आइडिया इस इंटरव्यू से कि पूरी कोशिश रहे कि आप लोगों को थोड़ी सपोर्ट मिले, फैसिलिटीज़ जितनी हमारी हिम्मत है, मतलब जो आपके लिए कोचिज़ कर रहे हैं वो तो हम 1% भी नहीं कर सकते, बट अगर कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए तो जो भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी वो हम वी आर विद यू, वी डेफिनेटली वांट टू सपोर्ट। और गुड लक आप दोनों को। थैंक यू सर। और आपको तो मैं देखूंगा एलए में जरूर। बिल्कुल सर, मैं तो सबसे आगे मिलूंगी। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक बार गले मिल ले तो बहुत मज़ा आ जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारी तरफ से जो भी हम सपोर्ट कर पाएंगे जरूर यहाँ के लिए हमेशा। बहुत थैंक यू वेरी मच।
हमने विक्रम सर की कहानी सुनी और एक मोटिवेशन भी मिला और एक थोड़ा दर्द भी मिला कि सर ने कितना सैक्रिफाइस किया है सेल्फलेस होके इस पूरे वेन्यू को प्रमोट करने के लिए, रेसलिंग को प्रमोट करने के लिए और अपने फादर के उस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कि इंडिया से इस अखाड़े से एक ओलंपिक मेडल निकले। आज हम थैंक करना चाहेंगे इस ब्रांड का वन विन एक ऐसा ब्रांड है जो डिफरेंट स्पोर्ट्स एनजीओज को ऑल ओवर द कंट्री प्रमोट कर रहा है और एक बेस अमाउंट ऑफ डोनेशन वो देंगे हर एनजीओ को जो हम कवर करेंगे। उसके अलावा जितना ज़्यादा ये वीडियो स्प्रेड होगा दे विल कंट्रीब्यूट ₹1 फॉर एवरी व्यू दैट दिस वीडियो गेट्स। आज मेरा दिल से आप सब लोगों को एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक दिस वीडियो एज वाइड स्प्रेड एज पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट से हमें एक ओलंपिक मेडल मिल सकता है और दिस इज़ रियल। और आई थिंक जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ की अलग स्टोरीज रही हैं बट यहाँ की जो स्टोरी है दैट इज़ ब्रॉट अ टीयर टू माई आई कि इस लेवल की डेडिकेशन विदाउट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से असिस्टेंस मिलती है बट सर मतलब अपनी पूरी लाइफ दे रहे हैं अपने जेब से पैसा लगा के एक ड्रीम को फॉलो करने में और वो ड्रीम पे इतना सक्सेस मिल चुका है उनको कि वो ड्रीम को अब यहाँ रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इन वॉट एवर स्मॉल मैटर, स्मॉल वे वी कैन सपोर्ट, that is my request. Let's make this as widespread as possible and support Vikram sir. Thank you, OneWin. We care, we share.